बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमें रवाना होना था, बस जल्दी जल्दी सारा क्लीन किया और हर चीज़ को उसकी अपनी जगह पे रखा। क्लीनिंग फ़ीस तो वैसे एयरबिनबी वाले अलग से काट लेते हैं, लेकिन इंसान की अपनी भी एथिक्स होती हैं। वो इस तरह गंदा घर तो नहीं छोड़ के जा सकते थे। सब चीज़ों को अपनी प्रॉपर प्लेसेस पे रखा, डिटेल क्लीनिंग की, लास्ट सामान भी गाड़ी में रखवाया और बस फिर तैयार होके बाहर निकले कि लास्टली मनाज़िर के साथ थोड़ी-सी पिक्स खिंचवा लें, थोड़ा बर्फ़ को फ़ील कर लें। चेकआउट का टाइम तो 10 ओ क्लॉक था, लेकिन हमें अपनी चीज़ें गाड़ी में रखते-रखते और तैयार होते-होते 11 बज गए थे। हमें भी ज़्यादा टेंशन नहीं थी, क्योंकि ओनर का मैसेज आ गया था कि 12 बजे क्लीन करने के लिए लेडी आएगी, तो आप लोग 12 बजे से पहले चेकआउट कर लें। अल्लाह का शुक्र है, हमने क्लीनिंग लेडी के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं छोड़ी। पूरे घर की सफाई के साथ-साथ डस्टिंग तक की, फ्रिज भी साफ़ करके दिया और बस फिर हम लोग सामान तो पहले ही गाड़ी में रखवा चुके थे और बाहर निकल आए। निकलने से पहले हर दराज़ और बेड के नीचे अच्छे से चेक किया कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई, और वही हुआ। क्योंकि ये मैंने बहुत नोटिस किया है कि जब भी आप होटल रूम या जहाँ भी आपने स्टे किया हो, वहाँ एक-एक चीज़ को चेक कर लिया करें। मैंने यकीन करें सब चीज़ें अच्छे से सफाई करके रखी थी, उसके बावजूद मेरा एक जूता बेड के नीचे से मुझे मिला और मुझे बड़ी हैरत भी हुई, लेकिन ये होता है। इसलिए मैं लास्ट तक एक-एक चीज़ चेक करती रहती हूँ। यहाँ मेरे हस्बैंड जो है वो बॉक्स में चाबी रख रहे थे, जिसका कोड हमें ओनर ने सेंड किया हुआ था। तो इस तरीके से आप सेफ़ली चेकआउट कर सकते हैं बग़ैर ओनर की मौजूदगी के। बस आपने कोड लगाया, बॉक्स खोला, चाबी रखी, बॉक्स बंद किया और कोड को चेंज कर दिया। बस जी, सब पे अलविदाई नज़र डाली, गाड़ी में बैठे और अपने वापसी के सफ़र पर रवाना हुए। और अल्लाह का लाख-लाख शुक्र अदा किया कि उसने अपनी हसीन तरीन दुनिया में से कुछ हिस्सा हमें भी देखने को दिया। बस सफ़र की दुआएँ पढ़ते हुए, हसीन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए अपने सफ़र को एंजॉय करने लगे। क्योंकि आते हुए तो रात हो गई थी, तो अंधेरे की वजह से हमें इन रास्तों की खूबसूरती का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ था। लेकिन जाते हुए हमने इन रास्तों को बहुत एंजॉय किया और आज दिन भी बहुत खुशगवार था, सूरज निकला हुआ था और हर तरफ सूरज की चमक की वजह से वो नज़ारे जो हम ज़्यादातर अबरालूद मौसम में ही देखते आ रहे थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और अल्लाह का शुक्र है कि इस सफ़र में हमने जैसे सोचा था, हर चीज़ को अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है वैसे ही पाया। क्योंकि कभी-कभी होता है ना कि हम किसी चीज़ के लिए बहुत बेताब हों, मगर जब मिल जाए तो लगता है कि बस ये थी वो ख्वाहिश जिसके पीछे हम इतने भाग रहे थे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। माशाल्लाह हर दिन एक से बढ़कर एक खूबसूरती देखने को मिली और यहाँ से जाने का दुःख तो था, लेकिन ऐसी जगह डेरा डालने के लिए नहीं होती। अल्लाह की कुदरत का नज़ारा करो, उसकी तारीफ़ व तस्बीह करो और अपने-अपने ठिकानों को लौट जाओ। क्योंकि यहाँ मुस्तकिल रहना कोई आसान काम नहीं। ये तो वही लोग जानते हैं जो मुस्तकिल ऐसी जगहों पर रहते हैं। तो रास्ते में अभी भी मों ब्लान के छोटे बहन-भाई नज़र आ रहे थे, क्योंकि इसके एक तरफ इटली का मों ब्लान है और एक तरफ स्विट्ज़रलैंड का। जैसे कि मैंने आपको शामनी के ट्रिप के पहले व्लॉग में बताया था कि हम लोग किस तरह लास्ट ईयर जो है वो इटली निकल गए थे, क्योंकि मों ब्लान पर ही एक टनल के ज़रिए आप दूसरी तरफ इटली में एंटर हो सकते हैं। इसी तरह स्विट्ज़रलैंड है, तो साउदर्न ईस्ट की तरफ इटली है और नॉर्दर्न ईस्ट की तरफ स्विट्ज़रलैंड है। तो रास्ते में आपको काफ़ी झलक नज़र आ रही होगी स्विट्ज़रलैंड की ब्यूटी की भी। वैसे तो फ्रांस खुद भी बहुत खूबसूरत मुल्क है, लेकिन ख़ास तौर पर ये वाली साइड, क्योंकि यहाँ एक तरफ स्विट्ज़रलैंड है और एक तरफ इटली, तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि कितने खूबसूरत नज़ारे होंगे रास्ते में। तो ये एक मेन जगह है जहाँ तीनों मुल्कों की खूबसूरती जो है वो जमा हो जाती है। तो आपको भी रास्ते में जा बजा स्विट्ज़रलैंड की झलक भी दिखाई देगी और इटली की भी। शदीद सर्दी की वजह से यहाँ पे अभी
दरख्त वगैरह टुंड मुंड थे, लेकिन गर्मियों में ये इलाका लश ग्रीन होता है, जैसे कि आप लोग स्विट्ज़रलैंड की ब्यूटी देखते हुए ग्रीनरी देखते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही ग्रीन होता है। जैसे कि ये टूरिस्ट ट्रेन भी इसीलिए यहाँ से रास्ता है इसका कि ये इलाका विज़िटर्स के लिए बहुत ही आई कैचिंग है। अभी हमें सफ़र करते हुए ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा था, लेकिन हमें एक ऐख पे रुकना पड़ा। ऐख का मतलब यानी एरिया, ऐसा एरिया जहाँ पे आपको तकरीबन सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, वॉशरूम्स, रेस्टोरेंट्स, प्ले एरिया भी होता है बच्चों के लिए, और आप अपना खाना भी बैठकर वहाँ खा सकते हैं। तो हम तो अभी सब कुछ खा पी कर निकले थे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था सफ़र करते हुए, लेकिन बेटे को वॉशरूम लेके जाना था और हस्बैंड को भी थोड़ा गाड़ी में काम था, तो हमें रुकना पड़ा। खाने का तो वक्त था, लेकिन हमें भूख नहीं लग रही थी, बच्चों को भी नहीं लग रही थी, तो हमने सोचा था ज़रा 2 घंटे का सफ़र हो जाए, फिर कहीं बैठ के खाना खाएंगे। लोग यहाँ अपना खाना पीना भी ला सकते हैं और यहाँ से अंदर से ख़रीद कर भी खा सकते हैं। हम तो प्रेफर करते हैं अपना खाना लाना। सब लोग खाना खा रहे हैं और यहाँ गर्म कर सकते हैं आप। थोड़ा सा दिखा देती हूँ अंदर से क्या क्या मिलता है। सफ़र में जो जो ज़रूरियात होती है वो यहाँ से मिल सकती हैं। बच्चों के लिए चीज़ें किस्म की, और यहाँ ज़रा एक तो ये हम खा नहीं सकते क्योंकि इसमें गोश्त होता है जो कि हलाल नहीं होता, और क्रॉसो जो है वो नॉर्मली 50-60 सेंट का मिलते हैं, 3 यूरो 30 का है, जो कि मुझे वैसे ही कोई ख़ास पसंद नहीं है। बच्चों को पसंद है लेकिन पेट भरने के लिए नहीं, बस सिर्फ स्नैक्स के तौर पर। आप इधर बैठ के खाएं, यहाँ से कॉफ़ी सेलेक्ट करें, मैं भी दिया हुआ था। चलें, सर्दी भी थी लेकिन धूप भी बहुत तेज़ थी। जगह भी बहुत खूबसूरत है, ये बंदा वैसे ही यहाँ बैठ के ना थोड़ी धूप सेंक ले, बच्चे थोड़ा खेल लेते हैं, लेकिन हमारा भी कोई इरादा नहीं था रुकने का। हमारा सिर्फ 1 ही घंटे का सफ़र हुआ था, तो मेरे लिए तो अच्छा है कि जहाँ बच्चे रुकना चाहे मैं भी थोड़ा उतर जाती हूँ, थोड़ी वॉक कर लेती हूँ, तो बेहतर होता है घुटनों के लिए। बस वहाँ से रवाना हुए। रास्ते में गूगल मैप पर ग्रेनोबल का नाम नज़र आया, तो मैंने सोचा ये तो सुना है, बहुत खूबसूरत शहर है फ़्रांस का, और फ़्रांस की ईस्ट साउथ में वाक़ है। लोग दूर दूर से विज़िट करने आते हैं, तो क्यों ना हम भी एक छोटा सा विज़िट कर लें। और फिर रास्ते में ही पड़ रहा था, डिटेल में सोचा फिर बाद में विज़िट कर लेंगे। और सुना था काफ़ी ठंडा शहर है, स्की भी होती है यहाँ पे, लेकिन हमें तो कुछ ख़ास ठंड नहीं लगी है, शायद हम मोंब्लान से आ रहे थे इसलिए। बस ग्रेनोबल सेंटर का एड्रेस डाला और रवाना हो गए। वहाँ पहुँच के बहुत ही मुश्किल से पार्किंग मिली, बच्चों को गाड़ी में छोड़ा, हमने कहा थोड़ा सा निकल के देखते हैं कि क्या एक्टिविटीज़ हैं। तो ये सेंटर था ग्रेनोबल का, और यहाँ ये बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत सा दरिया बह रहा था, जिसके किनारे पर ये कलरफुल सी इमारतें थीं, बिल्कुल इटली तर्ज़ तामीर की तरह। तो यहाँ हमें ये टेलीस्फेरिक नज़र आया, यहाँ पे काफ़ी बड़ी लाइन लगी हुई थी और काफ़ी लंबी लिस्ट थी उन प्लेसेस की, दरिया के उस पार जहाँ ये लेकर जा रही थी। और दरिया के उस पार क्या है ये तो वहाँ जाके ही पता चलता। तो खैर ये लंबा प्रोसीजर था, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता। तो बस फिर हमने अपना इरादा मुलतवी किया कि अभी बच्चे सेट हैं गाड़ी में, क्योंकि सामान बहुत भरा हुआ था, उनको निकाल के ला के जो है मुश्किल ही हो जाएगी। उससे अच्छा है कि बस यहाँ से हम रवाना होते हैं, क्योंकि ये दरिया को कूज़े में बंद करने वाली बात होगी, एक दिन में इसका विज़िट नहीं हो सकता। चलें बस। वैसे भी मेरा बेटा पेरिस से आने वाला था, तो मैंने सोचा फिर उसके साथ फिर प्रोग्राम बना लेंगे बाकायदा होटल बुक करके।
तो बस फिर हम वहाँ से रवाना हो गए। हम वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुके, लेकिन पार्किंग ढूंढने की वजह से हमें अपने हद से ज़्यादा देर हो गई। 5 बजने वाले थे और सबको ज़ोरों की भूख लगी हुई थी, लेकिन अब रास्ते में हमें देखना था कि कौन से ऐख पे उतरें। लेकिन हम ढूंढ रहे थे ज़रा बड़ा ऐख, ताकि वहाँ पे खाना गर्म करने वगैरह की फ़ैसिलिटी भी हो। इसी तलाश में आधा घंटा गुजर गया और अच्छा खासा अंधेरा होने लगा। जब तक हम ऐख में पहुँचे तो काफ़ी अंधेरा छा गया था। क्या हो गया? अंदाजे बता रही हूँ का भल था। जाओ चेक करो यहाँ पे, अगर माइक्रोवेव है तो फिर हम यहीं रुक जाते, खाना गर्म कर लेते, वरना फिर किसी और ऐख पे जाते, कि अभी तो 1.5 घंटा है। मैं खाना तो बस अंदर जाके पता चला कि काफ़ी बड़ा ऐप था और लकीली माइक्रोवेव भी मौजूद था। बस खाना गर्म किया, थोड़ा मुंह हाथ धोया, फ्रेशन अप हुए, खाना खाया और घर की तरफ रवाना हुए। तो इस तरह हमारे मोंट ब्लांc की ट्रिप का ये आखिरी दिन खैर खैरियत से तमाम हुआ। अब आपसे मिलेंगे घर पहुंचकर, और आपको हमारी ये मोंट ब्लांc का ट्रिप कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।